जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि ये जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य परीक्षाएं हो सकती हैं आपके लिए फाल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेलवे की भर्तियाँ और बाकी सभी एसएससी, बैंकिंग, यूपीपी, ये सभी के लिए, बिहार पुलिस हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बड़ी परीक्षाएं भी हो सकती है उसमें, है ना। यूपीएससी और पीसीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेवल सब है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी को दबा दीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जब भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। और ये जो है सेट नाउन है, इससे पहले 2 बार सेट 7-7 पड़ गया है, 8 नहीं हो पाया था। तो मैं उसको देखूंगा, कर दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, हमें कंटेंट समझना है। फिलहाल इसका आंसर फटाफट लिखिए। हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता था? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप अपना आंसर लिखते रहिएगा कि आपके कितने आंसर हैं, ठीक है, सही हैं। लास्ट में बताइएगा 10 में से कितने सही हुए। ये प्रश्न था पिछले सेट का, जियोलाइट क्या है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न बढ़िया टाइप का हम कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जियोलाइट जो है जल योजित एल्यूमिना सिलिकेट, ठीक है, जल योजित एल्यूमिना सिलिकेट। इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे एल्यूमिना है तो वो अलग रहेगा, और जो सिलिकेट है उसको अलग लिख लिया जाता है। और यानी कि ये चीज़ें होती हैं, फिर इसको जोड़ दिया जाता है। यानी हम कहते तो आपस में जब जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जलयोजित एल्यूमिना सिलिकेट बन जाते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका प्रश्न, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इजी सा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मोटर वाहन, उद्योग, घरेलू अपशिष्ट, वायुयान। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोटर वाहन। मोटर वाहन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, दूसरे नंबर पे उद्योग आएंगे, ठीक है। उद्योग आपको पहले आप शायद सोच रहे होंगे, तो मोटर वाहन सबसे ज़्यादा होगा नंबर 1 पे, है ना। जो ईपीए है, यानी कि हम कहें तो पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी, उसके अनुसार उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन कौन फैला रहा है? मोटर वाहन। और देखिए ये तो क्या क्या चीज़ें, देखिए सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, सीसा हो गया, लेड यानी कि, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारी चीज़ें निकलती हैं उससे। बाकी कार्बन के यौगिक जो है वो तो है ही है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, या हम कहते तो पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा उद्योग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है किस पर? वायुमंडलीय दाब पर, आयतन पर, घनत्व पर, द्रव्यमान पर। तो कौन सा होगा, सोचिए ज़रा। तो पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर होता है? जी बिल्कुल सही बात है, वायुमंडलीय दबाव पर, है ना। जल के जो क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु मतलब उसका मतलब ये होता है ना कि उसका ताप, है ना, जिस पर जल वाष्प दाब के आसपास या वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो जल का क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर ही निर्भर करता है। अब जैसे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब क्या होता है? घट जाता है। और जब, तो वहाँ पे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा तो जल का क्वथनांक क्या होता है? वो भी कम हो जाएगा, है ना। उसमें यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे खाना या चाय जो भी है जल्दी बन जाएगा, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। तो क्वथनांक जब इसका कम होगा तो इसका भी कम हो जाएगा, पानी का क्वथनांक भी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन से
सॉरी ये मरुस्थल ही हो जाएगा, ठीक है। यह मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की बात हो रही है, तो मरुस्थल में सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार हो जाएगा वो हो जाएगा मजोब मरुस्थल। ये मजोब मरुस्थल, ठीक है। मजोब मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का मजोब मरुस्थल जो है सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। सोना काफ़ी मात्रा में, चूँकि अमेरिका में मजोब मरुस्थल का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पे सोने का भंडारण है, तो इसलिए वो जाना भी जाता है कि ये क्या है, सोने के भंडारण के लिए फेमस है। और इसका जो हम कहें तो विस्तार है, बोले कैलिफोर्निया से लेकर के जो दक्षिणी नेवेदा है, पश्चिम में एक क्षेत्र आता है अरिज़ोना, ये सब चीज़ें उत्तर पश्चिम में अरिज़ोना, उटाह, यहाँ तक विस्तार है कुल मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। और 19वीं शताब्दी में सोना का जो उत्खनन था वो सबसे बड़ा केंद्र यही था। 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से 1900 के बीच में, तो सबसे बड़ा केंद्र यही हुआ करता था, है ना। अब इस समय उत्पादन के मामले में तो चाइना नंबर 1 पे जा रहा है, तो समय के साथ सब बदलते जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजोब मरुस्थल जो अमेरिका में है। हिमालय को किस नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है? बताइए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, और छोटा सा है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? आमतौर पे आप लोग सुने भी होंगे डिटेल्स में पढ़ते समय, प्राचीन पर्वत, मोड़दार पर्वत, घाटी पर्वत, हिंद पर्वत। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? मोड़दार पर्वत, हिंद पर्वत नहीं, मोड़दार पर्वत, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोड़दार पर्वत। अब चूंकि जानते हैं हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, और इसका निर्माण पृथ्वी के 2 या अधिक विवर्तनीय प्लेटों के टकराने से हुआ था, है ना। तो और हिमालय पर्वत जो श्रेणी का निर्माण हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, वो यूरेशियन प्लेट, उन दोनों के मध्य अभिसारी बल काम किया, तो उसके तहत फिर टकरा करके पर्वत की उत्पत्ति होती है। और महाद्वीपों के टकराव से हम कह सकते हैं इनका निर्माण होता है। उसमें देखिए जो म्यांमार का अराकान, योमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण बंगाल की खाड़ी में इन प्लेटों के टकराने के कारण ही हुआ था। अब देखिए जब हमारा मैप बनता है जो इंडिया का, इस समय तो मैं मैप भी नहीं बना पा रहा हूँ, काफ़ी दिन से बना नहीं रहा, तो ऐसे ही बन रहा है घटिया टाइप का। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हिमालय कहाँ तक है एक्चुअल में। देखिए ये यहाँ तक तो हिमालय है आपके, जो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, देखिए ये हिमालय ऐसे है यहाँ तक। ये देखिए हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय का ही भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का भाग है। ये म्यांमार वाला पूरा हिस्सा, अब इधर से ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे आप जानते हैं दूसरे नंबर का कंचनजंगा कह सकते हैं, यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे K2 गार्डविन चीन यहाँ पे आपके यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। तो ये ऐसे उसका विस्तार हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइप का है, फिलहाल ये ऐसे है, वहाँ पे मोड़ टाइप का, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मोड़दार पर्वत है। और कुल मिला के ये प्लेटों के टकराने से हुआ था, है ना, यूरेशियन प्लेटें थी, इसकी वजह से भी इसका नाम ऐसे है मोड़दार पर्वत। और सबसे नवीन पर्वत ये है, ठीक है, सबसे नया नवेला पर्वत हिमालय पर्वत ही है। सबसे प्राचीन पर्वत की बात कर लें तो कौन सा हो जाएगी? अपने भारत की ही अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अरावली तो आप लोग जानते हैं गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक आती है। पूरा उसका मेन लैंड जो है आपका राजस्थान में है, और दिल्ली में कहाँ तक, जो राष्ट्रपति भवन होता है वहाँ तक दिल्ली में हम कहें तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और गुजरात में कुछ हिस्सा शुरू होता है कुल मिला के वहाँ से, पूरा हम कहें तो वो राजस्थान में है। जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बोडी पर्वत कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर 2 है। आपका सही था या नहीं आप बताएंगे, फिलहाल आप काउंट करते रहिए। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन, ये क्या है यार, आयतन होना चाहिए ना, आयतन की राशि निर्भर करता है।
अपतन की राशि निर्भर करती है। तो ये अपतन आयतन, एक मिनट, ये क्या है भाई, टाइपिंग में बड़ा मिस्टेक है। ये आयतन अपतन में बड़ा अंतर है ना, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है। हाँ, आतपन ही है, ठीक है। आतपन की राशि निर्भर करता है, ये होना चाहिए। हाँ, तो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन या आतपन की राशि निर्भर करता है। तो आप ऑप्शन देखिए, वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर। तो किस पर ये निर्भर करेगा? और तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अक्षांशों पर जो आतपन है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा अभी क्लियर नहीं मुझे, तो बाद में कभी अगर हम होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसके अक्षांश पर। तो ये हम कह सकते हैं, ये प्रश्न जो होता है, ये लेवल जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। छोटी चीज़ें हैं लेकिन डीप वाली चीज़ें हो जाती हैं आमतौर पे। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अक्षांश पर, 5वें का। आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? क्या चीज़ें इसमें नहीं होती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं भाई। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं? तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमस हो जाएगा और यहाँ ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें से किसका अभाव होगा? क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं? तो देखिए, अभाव होने में देखिए, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं होता है। अब ह्यूमस का मतलब क्या है? सीधी सी बात, अगर ह्यूमस की बात कर लें तो ह्यूमस मतलब वो होता है जो किसी भी जीवित, या आप कह सकते हैं पेड़ पौधे या किसी मृत शरीर के सड़ने गलने के बाद, जो खरपतवार होते हैं उनके सड़ने गलने के बाद ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक है। और वो हम कहें मृदा मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये जो है नदियाँ होती हैं, नदियाँ के लहरों द्वारा जमाया जाता है, लाला के बहा के लाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और सादी तरीके से वो जमती जाती है ना। तो इसमें से कुछ कहे तो जलोढ़ मिट्टी, जैसे एक मिट्टी हो जाएगी खटिमय या लवणीय और खटिमय। ये दोनों ऐसे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं जिनमें नाइट्रोजन ह्यूमस होता है, लेकिन बाकी सब में नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। नाइट्रोजन को तो जानते ही आप, सबसे ज़्यादा पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा 78% तो होता भी है और आवश्यकता भी है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये देखिए पॉलिटिक आया है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ शायद, कि मौलिक कर्तव्य की बात होने लगती है तो मौलिक कर्तव्य पहले हमारे यहाँ लोग भूल गए थे, संविधान निर्माता भूल गए कि मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। अधिकार तो दे दिए है ना 12 से 35 के बीच में, अब हमें क्या चाहिए था? मौलिक कर्तव्य भी चाहिए था, वो भूल गए। तो 51 क के तहत उसको रखा गया। तो एक थे सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, उन्होंने उनकी समिति थी, उसने काम किया, उस समिति ने मौलिक कर्तव्य के ऊपर। और फिर उसके तहत 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है ना। और इसमें क्या होता है? मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 51 क के तहत। और जो शुरुआत में इसकी संख्या थी 10 थी मौलिक कर्तव्यों की, और बाद में फिर और बढ़ा दी गई, है ना। तो बाद में बढ़ने का मतलब 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में,
तो एक और बढ़ा दिया गया, अब 11 है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कितने हैं? अब 11 है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ठीक है, और 10 इसमें मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य का मतलब जैसे आपको देश के प्रति सम्मान भाव रखना है ना, सम्मान यानी कि आप कहें तो जो आपके लीडर्स हैं, तिरंगा है, इनके प्रति आपको सम्मान व्यक्त करना है, ये सारी चीज़ें थी। अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करना है, दुनियादारी जो भी है। आजकल जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपको मौलिक कर्तव्य। बच्चों को वो वाला लास्ट में जोड़ा गया था, 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आगे कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये ध्यान से देखेंगे। उपकरण ऐसा हो जो प्रकाश की तीव्रता को मापे। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा ऐसा पैमाना है? बड़ा इजी है। ऑप्शन क्या है? लक्स मीटर, कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? हो जाएगा लक्स मीटर। ठीक है, और जिसे हम लक्स मीटर को हम प्रकाश मीटर भी कह सकते हैं, है ना, प्रकाश मीटर भी कहा जाता है इसको। तो इससे क्या होता है ना, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है ना। और लक्स जो है एक प्रदीपन जो होता है, प्रदीपन का लक्स जो है एसआई मात्रक भी है, ये ध्यान देंगे आप लोग। बाकी एनर्जी को है ना नापना है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? अब भंडारण बैटरी इसमें देखिए ऑप्शन है तांबा, टीन, सीसा, जिंक। तो भंडारण बैटरी में क्या रखा जाता है या प्रयोग क्या किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं पीबी है ना, सीसा उपयोग में लाया जाता है। पावरफुल बैटरी जब बनाया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है ना, उसमें शीशे का प्रयोग किया जाता है, लेड का। तो शीशे का ग्रिड लगाया जाता है। और इस बैटरी में जो एनोड होता है, एनोड यानी कि प्लस वाला मामला, तो उसके रूप में स्पंज के सामान प्रयोग किए जाते हैं और छिद्रयुक्त शीशे का उपयोग किया जाता है। और जबकि जो कैथोड होता है उसमें लेड ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड का मतलब PbO2 लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड के लिए। और साथ ही साथ H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक या तनु सल्फ्यूरिक कहा जाता है। तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक यूज़ किया जाता है ना। तनु का मतलब हल्का हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी हम कह सकते हैं इसको तेजाब कहा जाता है आमतौर पे, का प्रयोग किया जाता है। ये पूछ लेता है और वाहनों में पूछ लेता है, तो उसमें आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे यानी कि गाढ़ा वाला H2SO4, है ना। तो इसका आंसर शीशा हो जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। व्यावसायिक रूप से किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? व्यावसायिक रूप से शुरू किया जाने वाला आप कह सकते हैं, तो पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, मैनिक, एनिक, यूनिवेक, इट्सैक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट होता है लगभग लोग जानते हैं यूनिवेक, है ना। यूनिवेक जो था, यूनिवेक फर्स्ट स्टार्टिंग में अमेरिका ने इसको बनाया था और ये बेचने के लिए बनाया गया था, है ना, जिसको बेचा गया। तो इसका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। ठीक है, ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था और इसको सैद्धांतिक रूप से एनियक के आविष्कार यानी कि जो जे, थोड़ा सा याद रखिए, जे प्रिस्पर, इसे याद हो जाएगा, जे प्रिस्पर, और पूरा नाम इनका इकर्ट भी जोड़ लेंगे आप, के माध्यम से बनाया गया था, है ना, उन्हीं ने बनाया था इसको। और साथ ही साथ एक और उनके जो मित्र थे माछली, जान माछली, इन दोनों ने इसको थोड़ा सा
इस पर काम किया था, बनाया था। और ये बाद में फिर ये आराम से बेचा गया। ठीक है, तो ये बेचने के लिए, और सबसे पहला कंप्यूटर यही था जो अमेरिका ने बनाया था। और कंप्यूटर में तो जानते हैं आप, गणितीय साधारण क्षमता इसकी है, गणितीय तेज़ी से काम करना है ना, कैलकुलेशन, और बाकी दुनियादारी कंप्यूटर तो अब सब कुछ है ही है। आगे चलते हैं हम लोग। ये है आपका प्रश्न, आपको इसका आंसर देना है। बांस को वर्गीकृत किया गया है किसमें? पेड़ के रूप में, घास के रूप में, श्रब के रूप में, हर्ब के रूप में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लिख के बताएंगे। बांस आखिर क्या है ना। और अभी तक 10 में से आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं आगे अच्छे से काम कर सकूँगा। और नहीं तो डिमोटिवेशन में कुछ हो नहीं पाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यानी लाल नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उसको लाल कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।